आज की चर्चा का जो प्रमुख विषय है वो झारखंड आपदा यानी सामान्य रूप से आपदा प्रबंधन से आने वाले जो पीटी के प्रश्न है उससे है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, झारखंड में वर्ष 2004 में आपदा विभाग का गठन हुआ जो वर्तमान में खाद्य स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है। दूसरा, झारखंड में 2009 में आपदा प्रबंधन योजना आरंभ हुई। तीसरा, झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण 2010 में बना। और चौथा, झारखंड में राज्य आपदा संकट मोचन बल 2017 में बना। तो इसका जो सही उत्तर है, जो गलत है कथन, वो चौथा है, क्योंकि झारखंड में राज्य आपदा संकट मोचन बल जो है, जो एनडीआरएफ संकट मोचन जो फोर्स है, वो वर्ष 2016 में बना था। तो ऐसे में 17 गलत है। 2005 में राष्ट्रीय संदर्भ में प्राधिकरण बना। 2016 में 2006 में जो है वहाँ भी संकट मोचन राष्ट्रीय संदर्भ में बल बना था। और इसकी तुलना में जब झारखंड में हम देखें तो 2016 में यानी 10 साल के बाद जो है यहाँ एक फोर्स तैयार किया गया जो इससे निपटने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि किस समिति का संबंध आपदा प्रबंधन से है। तो पहला, सजल चक्रवर्ती समिति। दूसरा, जेसी पंत समिति। तीसरा, नायक समिति। और चौथा, केसी पंत समिति। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है ऑप्शन, जो जेसी पंत समिति, जो रिटायर्ड आईएएस थे। उन्होंने जो है कि जो 90 के दशक में जो कार्य हुए आपदा प्रबंधन के जो मामले में, जो यूएन में भी प्रस्ताव जारी हुआ और भारत में भी कुछ ऐसे तत्कालिक कारण थे जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गए। और आप देखिए कि 1990 में जो कृषि मंत्रालय के तहत जो है आपदा सेल पहली बार बना था। बहुत से राज्यों में ये गृह विभाग को दिया गया है, कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है, कहीं दोनों इस पर नोडल रूप से कार्य कर रहे हैं। फिर वर्ष 1993 में जो है वो लातूर में भूकंप आया, फिर मालपा में लैंडस्लाइड हुआ 98 में, फिर 99 में जो है 1999 में उड़ीसा का सुपर साइक्लोन था। 2001 में फिर भुज का जो है भूकंप है। 2004 में सुनामी है। तो ऐसे में जो है कि वर्ष 2002 में आपदा को आंतरिक सुरक्षा माना गया और उसको देखते हुए जो है जो जेसी पंत थे उनके द्वारा रिकमेंडेशन किए गए। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि केसी पंत भी काफ़ी रेनोन्ड जो है वो डिप्लोमेट रहे हैं और उन्होंने भी कई समिति के माध्यम से सिफारिश की है। लेकिन यहाँ जो है जेसी पंत वो महत्वपूर्ण है और इनके माध्यम से जो है सिफारिशें की गई। और अगर आप देखें तो 1995 में ही जो है नेशनल जो है इसके लिए डिजास्टर केंद्र दिल्ली में बन चुका था और 26 दिसंबर 2005 को ये अधिनियम के रूप में लागू हुआ भारत में। और इसकी जो मूल जो सिफारिशें थे जेसी पंत समिति की, उसको जो है लागू किया गया भारत में अधिकतर आपदा प्रबंधन के मामले में। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा, जेसी पंत समिति। अगला प्रश्न है कि ग्लेशियर टूटने के कौन कौन के से कारक होते हैं। तो पहला, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, टेंशन। तीसरा, कल्विंग। और चौथा, सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो सभी है, क्योंकि यहाँ अगर आप अभी जो वर्तमान में फरवरी 2021 में जो उत्तराखंड के चमोली में जो ग्लेशियर टूटने से जो त्रासदी आई, आपदा आया, तो उसमें ज्योग्राफिकल रूप से देखा गया कि गुरुत्वाकर्षण बल, फिर टेंशन, फिर कल्विंग, इनसे संबंधित बातें आई। अगर आप देखिएगा कि जो ग्लेशियर के बीच जो है वो काफ़ी निम्न तापमान होता है, एक दूसरे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि भीतर भीतर एक खिंचाव महसूस होता है। फिर टेंशन भी होता है, आपस में दरारें भी उत्पन्न होती हैं, उससे भी वह टूटता है नेचुरल तरीके से। कल्विंग जो है वो ह्यूमन मेड है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से जो वह टूटते हैं अचानक। कल्विंग में होता कि बड़ा भाग जो है टूट जाता है और नीचे के पानी के संपर्क में आ जाता है और फिर वो
बहने लगता है। तो ये जो मोरेन्स होते हैं, जो ग्लेशियर मलबा है जिसे तकनीकी रूप से मोरेन्स कहा जाता है, वो बहने लगता है और एक आपदा का रूप ले लेता है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय ने काफ़ी सारे पर शोध किए कि क्या ऐसे कारण थे, और वो रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जो फरवरी 2021 की जो त्रासदी थी, जो ऋषि गंगा में जो रौठीगार नदी है, जो उसका उद्गम है रौठी पीक, वहाँ से यह भूस्खलन शुरू हुआ, फिर यह धौली गंगा में मिलता है। तो ऐसे में इससे जुड़ी हुई जितनी नदियाँ हैं या प्रोजेक्ट है, जैसे ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, तपोवन पावर प्रोजेक्ट है, ये सब सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के पहलुओं पर गौर करने से ये प्रश्न का भाग बन सकते हैं, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। तो इस प्रकार के जो आपदा है वो अधिकतर हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ऐसे हमारे जो पठारी भूमि है, जैसे झारखंड है, वहाँ चूँकि ग्लेशियर की संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी अधिकतर जो नदियाँ हैं वो चट्टानों से निकलती है, कहीं ना कहीं ऊपरी पहाड़ी या पठारी भाग से। तो वहाँ भी जो इस प्रकार से पत्थर की लैंडस्लाइड की समस्या रहती है। कई स्थानों पर आप देखेंगे कि अगर आप वाटरफॉल में जाते हैं तो वहाँ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन ग्लेशियर टूटना एक अपने आप में एक बिल्कुल भिन्न भौगोलिक घटना है, एक आपदा है। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान पर दिसंबर 2020 को जो है बॉयलर संबंधी आपदा आई थी। तो पहला नेवेली, दूसरा ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड, तीसरा एसीसी झींकपानी और चौथा बिहार स्पंजार एंड चांडिल। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड, जो कि रामगढ़ के गोला में स्थित है। और यहाँ जो है कि बॉयलर फटने से जो है त्रासदी आई। सामान्यतः जो ऐसे फैक्ट्री होते हैं स्पंज आयरन के, वहाँ बॉयलर काफ़ी गर्म हो जाता है और हीट मीटर कभी फेल होने से कभी कभी ये बड़ी आपदा का रूप ले लेता है। ऐसा जमशेदपुर में भी देखने को मिलता है, 2013 में बोकारो के चंद्रपुरा थर्मल में भी देखने को मिला हमें। तो ये अद्यतन घटना है ब्रह्मपुत्र जो मेटालिक्स लिमिटेड की। तो इसका जो सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक भूस्खलन होते हैं? पहला राजमहल क्षेत्र, दूसरा जमशेदपुर क्षेत्र, तीसरा गोड्डा क्षेत्र और चौथा देवघर क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला राजमहल क्षेत्र है। क्योंकि इसकी अगर ज्योग्राफी को हम लें तो आप पाइएगा कि ये काफ़ी हलचल वाला भी क्षेत्र है। साहेबगंज राजमहल वाला क्षेत्र जो है वो भूकंप जोन में, थोड़ा सा सीवियर भूकंप जोन में पड़ता है। झारखंड के अधिकतर भूकंप की संभावना वहीं होती है। दूसरा है कि यह पाट का क्षेत्र है। अगर आप भौगोलिक इतिहास को ले, राजमहल गारो गैप, जो कि एक अगर मानचित्र में, भारत के मानचित्र में आप देखिएगा कि जो मिजोरम से सटा हुआ जो भाग है राजमहल का, बीच में जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, तो वो कभी भूमि हुआ करता था, एक भाग था। तो ऐसे में यह एक पाट का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ बारिश बहुत होती है हाइट में, और भूस्खलन की समस्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और कई स्थानों पर ये जो है वो ईस्टर्न कोलफील्ड का भी पार्ट है। जैसे गोड्डा का जो है ललमटिया है, ये दुमका क्षेत्र में कोई जो कोयलरी क्षेत्र है वहाँ भी भूधसान की समस्या भी बनी होती है। इस प्रकार की समस्या हमें जो है वो राजमहल क्षेत्र में देखने को अधिक मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला राजमहल क्षेत्र है। तो इस प्रकार के जो डाटा है, ऐसे टेक्स्ट बुक जो राम कुमार तिवारी की जो बिहार ग्रंथालय की जो पुस्तक है, हिंदी अकादमी जो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, डॉक्टर राम कुमार तिवारी झारखंड के भूगोल में ऐसे डाटा को देख सकते हैं। वहाँ संकल्पना भी इसकी विस्तृत तौर पर वो चर्चा की गई है और ये टेक्स्ट बुक के रूप में जो भूगोल में सामने आती है। इसके अलावा भी आप विक्रम विमल केसरी की जो पुस्तक है ज्योग्राफी के, वहाँ भी इस प्रकार के डाटा आपको मिल सकते हैं। और प्रयास करना चाहिए कि टेक्स्ट बुक पढ़ें, चूँकि उनमें एरर बहुत कम होता है, कंसेप्चुअल भी और फैक्चुअल भी।
अगला प्रश्न है कि रामगढ़ का चुटुपाल घाटी हमेशा आपदा का केंद्र रहता है या किस एनएच का भाग है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है NH12, दूसरा NH23, तीसरा NH33 और चौथा NH43। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन NH33। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक झारखंड की लाइफलाइन एनएच है NH33। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं और यहाँ देखने को मिलता है कि ये बहुत पुराना जो है हाईवे है चुटुपाल घाटी जो रामगढ़ का। यहाँ एक तो सबसे बड़ी आपदा वो एक्सीडेंट की है, क्योंकि घाटी जो है वो काफ़ी खड़ी है और अभी तो चौड़े सड़क बन गए हैं, लेकिन पहले सड़क बहुत कम चौड़े थे और गाड़ियों का आवागमन बहुत अधिक होता था। अभी हाल के दिनों की घटना है कि एक साथ 6-7 जो है गाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी स्पीड और कुहासे के कारण। दूसरी बात यह है कि ये भीतर से जो है इसमें भूमि धंसान भी होता है, बहुत से इलीगल माइनिंग भी हो रहे हैं, इसके चलते जो है मृदा संगठन कमज़ोर हो जाता है। फिर यहाँ अचानक धुआं भी निकलता है, क्योंकि बगल में कोयलरी का क्षेत्र है जो रामगढ़ का क्षेत्र है। वहाँ से भीतर जो है ये एक प्रकार से कोयलरी क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अपने आप को कर लेता है और गैस उससे निकलता है और ये काफ़ी दिनों तक जलते ही रहता है। इससे भी धंसान जो है भीतर से खोखला होते जा रहा है और ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो NH33 है वो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रदूषण आपदा से संबंधित शिकायत के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो पहला पब्लिक ग्रीवांस ऐप, दूसरा ई प्रदूषण ऐप, तीसरा JPOL ऐप और चौथा NIC.in। इसका जो सही उत्तर है वो पहला है पब्लिक ग्रीवांस ऐप जो है उसके माध्यम से आप प्रदूषण से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। चूँकि प्रदूषण भी अपने आप में एक आपदा है। अगर आप देखिएगा कि अभी वर्तमान में रांची के डोरंडा में जो वन भवन है वहाँ सामने में उसके मोड़ में जो रियल टाइम असेसमेंट इंडेक्स एयर इंडेक्स लगाया गया है, वहाँ आपको इसका पैमाना पता चलता है कि कितने पर्यावरण में पार्टिकुलेट मैटर है, स्थिति कितनी गंभीर है, ये पता चलता है। और भी शहर है जहाँ पर इसका दायरा बढ़ सकता है। तो वहाँ अगर ऐसे प्रदूषणकारी संगठक आप उसको अगर सांस ले लें तो मास लेवल पे है जो है लोगों पे प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसे में जो है इसके लिए पब्लिक ग्रीवांस ऐप जो है एंड्रॉयड सिस्टम हो चाहे iOS सिस्टम हो, इसमें लाया गया है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 2016 में ललमटिया कोयला खनन क्षेत्र में 20 लोगों की मृत्यु हुई थी। ललमटिया किस कोयला क्षेत्र का भाग है। पहला सेंट्रल कोलफील्ड, दूसरा ईस्टर्न कोलफील्ड, तीसरा नॉर्दर्न कोलफील्ड और चौथा वेस्टर्न कोलफील्ड। तो जो इसका सही उत्तर है वो दूसरा है ईस्टर्न कोलफील्ड, क्योंकि ईस्टर्न कोलफील्ड अगर नाम से ही आप देखें तो जो वर्तमान में गोड्डा, राजमहल, दुमका ये सब जो क्षेत्र है, वर्तमान में जो गोड्डा का क्षेत्र ललमटिया के अंतर्गत आता है वो ईस्टर्न कोलफील्ड प्रक्षेत्र के अंतर्गत है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल का सेंचुरिया में है। और 2016 में यहाँ जो खनन क्षेत्र में 20 लोगों की मृत्यु हुई, आपदा का वो शिकार हुए। आमतौर पर इस प्रकार की घटनाएं खनन क्षेत्र में होती रहती हैं, लेकिन इसे हम इस प्रक्षेत्र के तौर पर जानते हैं। 2014 में भी इस प्रकार की घटना हुई थी। अब इसके लिए जो है ISM धनबाद उसको जो है लक्षित किया गया है, ताकि ऐसे मामलों का अन्वेषण कर जो है वो रिकमेंडेशन दे उसके सुधार के लिए। 1972 में जो सेंट्रल माइनिंग प्लान जो डिजाइन लिमिटेड है, जो CMPDI है, इंस्टीट्यूट है, माफ़ कीजिएगा लिमिटेड नहीं इंस्टीट्यूट है, रांची में जो स्थित है, वो भी इसके लिए जो है काफ़ी प्रयासरत है। जो किस प्रकार की दुर्घटना हो या उसका नियोजन हो, उसके लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बाढ़, वनाग्नि एवं सूखा से निपटने के लिए कौन सी प्रमुख संस्था कार्य कर रही है। तो इसका जो पहला उत्तर है वो JSAC है, दूसरा CMPDI है, तीसरा ISM है, चौथा IM है।
तो इसका जो सही उत्तर है पहला JSAC है, यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये एप्लीकेशन सेंटर वर्ष 2003 से कार्य कर रहा है और ये जो हमारे सैटेलाइट है उससे चित्रों को प्रोसेस करता है और उसे आम व्यवहार में समझाने का प्रयास करता है, उसके लिए अलर्ट जारी करता है जिलों को। क्योंकि ये सैटेलाइट के जो चित्र है वो उसको प्रसंस्करण करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आमतौर पर उसको आप समझ नहीं पाएंगे। रंगों के माध्यम से उसका अन्वेषण वैज्ञानिक करते हैं और फिर उसके लिए अलर्ट जारी करते हैं। तो ये इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आप देखिएगा कि जो एब्रिविएशन से रिलेटेड है वहाँ आपको उसको फुल फॉर्म भी जानना है, उसके संगठन को जानना है, कार्यशैली को जानना है। तो ऐसे में सिर्फ ऐसा नहीं कि आपदा प्रबंधन से बड़ा फैक्चुअल ही प्रश्न आएगा, उसको घुमा के भी दिया जा सकता है या हाइपोथेटिकल हो सकता है, व्यवहारवादी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जंगल में आग का मुख्य कारण क्या है? तो पहला महंगी लकड़ियाँ, दूसरा हाथी दांत, तीसरा महुआ और चौथा अफीम। तो ये प्रश्न भी हाइपोथेटिकल है क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा महुआ है। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो जंगल में आग लगाई जाती है तो वो उसका मुख्य कारण क्या है? तो वो महुआ चुनने के लिए जो यहाँ का स्थानीय उत्पाद है जिससे शराब बनाई जाती है और अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग उससे बेच के जो है अपने आय का सृजन करते हैं। तो ऐसे में यहाँ देखा जाता है कि उसे चुनने के लिए जो नीचे गंदगी होती है, डेब्रिस होता है, उसको लोग जला देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि पेड़ पौधे और पर्वत से और बड़े बड़े लकड़ियों द्वारा जो है आग पकड़ लिया जाता है और ये पूरा जंगल जलने लगता है। तो इसे भी हमें समझना है कि ये महुआ के कारण ऐसा होता है। तो जंगल बचाओ आंदोलन में जो मूवमेंट चला था उसमें जो जेवियर कुजूर थे, उसके जो लीडर थे, उन्होंने ऐसे तो फायर फॉरेस्ट के बारे में बहुत सी बातें बताई, उसके अवेयरनेस के लिए गांव में कार्य भी किया। तो एक पर्यावरणविद के रूप में जेवियर कुजूर जो है इसके लिए कार्य कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो झारखंड में जो है कि झारखंड में न्यूट्रिफिकेशन की समस्या की संभावना किस क्षेत्र में अधिकतर होती है? तो पहला खनन क्षेत्र, दूसरा बड़े शहर क्षेत्र, तीसरा निर्जन जंगल क्षेत्र और चौथा छोटे छोटे नदी द्वीप क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला खनन क्षेत्र है, क्योंकि इसमें जो भौगोलिक संकल्पना है न्यूट्रिफिकेशन को अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि सुपोषण क्या है, तो इसमें ये जलाशय से रिलेटेड है जहाँ की जो ऑक्सीजन की क्षमता वो कम हो जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, ब्लूम पैदा हो जाते हैं। और ये प्राकृतिक तौर पर भी होते हैं, यानी प्लग से, शैवाल से या जलीय वनस्पति से, और सांस्कृतिक रूप से भी होते हैं जो कि मानवीय गतिविधि से है, उर्वरक से, केमिकल से। लेकिन खनन क्षेत्र में देखने को क्या होता है कि जब किसी घराने को खनन पट्टा मिलता है तो उसको कुछ नॉर्म्स के साथ, यानी एनवायरमेंटल नॉर्म्स के साथ कार्य करने की शर्त होती है, लेकिन वो उसकी अधिकतर, चूँकि ये लागत महंगी होती है तो इसका वो उल्लंघन करते हैं। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र में पेड़ लगाना होता है, उसका एक प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट भी करना होता है, फिर उससे सुनियोजित तरीके से उसका रखरखाव होता है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। अब देखिएगा कि ना पानी का रिसाइकिलिंग होता है, ना पर्यावरण लगाया जाता है। इसी संबंध में जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बहुत बड़े कड़े कदम उठाती है। इस संदर्भ में बहुत से माइंस, जो पुराने माइंस ओनर हैं, उनका लीज जो है वो रद्द किया गया है क्योंकि इसका उल्लंघन करते हैं। और चूँकि खनन जहाँ होता है वहाँ अधिकतर आदिवासी जनसंख्या होती है, वो बहुत से मामलों में अनभिज्ञ होते हैं। इसका खामियाजा यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आयरन ओर का बेल्ट है और वहाँ जो है अव्यवस्थित तरीके से खनन हो रहा है, तो उसका जो गंदा पानी है, लाल पानी, वो पूरे खेत में फैल सकता है, भूमिगत जल में जा सकता है।
तो यह सुपोषण की समस्या को उत्पन्न कर देगा। ऐसा आप अचानक देखिएगा कि अचानक तालाब की मछलियाँ, खेत में मछलियाँ मरी पड़ी मिलेंगी, और इसकी उर्वरकता पर भी जो है, भूमि की उर्वरकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हेल्थ पर तो पड़ता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम मछली को खाते हैं या जो खेत है वहाँ के उत्पाद को खाते हैं, वहाँ पानी का हम उपयोग करते हैं या तो नहाने के लिए, तो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होगा, पीने के लिए करेंगे तो हम हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। आप देखिए टीबी की समस्या भी बहुत हो जाती है इन क्षेत्रों में। तो जो न्यूट्रिफिकेशन जो है, जो यूट्रोफिकेशन की समस्या, सुपोषण की समस्या, जो ब्लूम पैदा होते हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि पहला जो इसका सही उत्तर है खनन क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस व्यक्ति को स्नैक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो पहला बन्ना गुप्ता, दूसरा सरयू राय, तीसरा एन.के. सिंह और चौथा बुल्लू इमाम। तो तीसरा इसका ऑप्शन एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह जो है वो सांप के विशेषज्ञ माने जाते हैं। सांप पकड़ने के लिए वो सांप के जहर का कारोबार भी करते हैं, और हमेशा जो है वो मोबाइल रखते हैं, करीब 10 से अधिक मोबाइल उनके पास होता है। लोग संपर्क भी करते हैं कि कहीं सांप घुस गया है या सांप काटता है तो क्या होता है। तो वो एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं और काफ़ी उम्रदराज है, 75 वर्ष उनकी आयु हो रही है। वो सरायकेला, खरसुआं और पूर्वी सिंहभूम से रिलेटेड है, और सरकार को भी उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे स्नेक पार्क का निर्माण करें। इसके लिए सरायकेला, खरसुआं में कार्य भी चल रहा है। तो चूँकि स्नेक बाइट जो है वो एक आपदा का रूप ले सकता है, या लेता भी है, क्योंकि गांव में बहुत से ऐसे मामले आते हैं। अभी हाल के दिनों में देखिएगा कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो उससे इस प्रकार की जो विविधता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो अगर वहाँ माइनिंग होगी, अगर वो घर के लिए आप वहाँ ज़मीन खोदेंगे तो वो निकल आएंगे, आपको काटेंगे, इससे आपकी मृत्यु होती है। ऐसा देखने को अधिकतर मिलता है गांव में, टाउन में। तो ऐसे में ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन एन.के. सिंह सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2008 में जमशेदपुर के एक प्लांट में किस गैस के रिसाव हुए जिससे दुर्घटना हुई? तो पहला मिथाइल मरकप्टेन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा एथिल। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित मामला था दुर्घटना 2008 की, जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे। काफ़ी प्रॉम्प्टली एक्शन भी उन्होंने लिया कि जमशेदपुर के जो प्लांट है, जो टाटा मोटर्स के, वहाँ जो क्लोरीन से रिलेटेड जो वेस्टेज है उसको अव्यवस्थित तरीके से फेंका गया, जिससे रिसाव हुआ इस गैस का। और खामियाजा ये हुआ कि वहाँ जो 300 घर थे, वहाँ उन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई। उन्हें आनंद फानंद में TMH या टेल्को हॉस्पिटल लाया गया। तो इस प्रकार जो है एक आपदा जो है अचानक एक बड़े रिहायशी शहर में आ गई, और इसके लिए जो है बहुत से कड़े कड़े कानून भी है, जैसे 1989 का जो हाजार्डस जो वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, फिर पर्यावरण संबंधी 1986 एक्ट है। तो इस प्रकार जो है झारखंड, जो कि यहाँ खनन और औद्योगिक गतिविधि बहुत अधिक है, तो ऐसे में इसकी संभावना बनी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दूसरा क्लोरीन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस वर्ष गंभीर सूखा आया था? तो पहला 2008, दूसरा 2010, तीसरा 2012, चौथा 2018। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2010, क्योंकि 2010 में वो गंभीर जो है तापमान में वृद्धि भी हुई थी बहुत अधिक, और इसीलिए उस वर्ष जो है सूखा भी आया। तो 2010 में जो है काफ़ी त्रस्ती हुई। अगला प्रश्न कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र हाथी संरक्षण क्षेत्र है? तो पहला पलामू क्षेत्र, दूसरा सारंडा, तीसरा हजारीबाग क्षेत्र, चौथा राजमहल क्षेत्र। इसका सही उत्तर है सारंडा क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन। चूँकि 1992 से ये हाथी संरक्षण के रूप में जाना जाता है। यहाँ हाथियों की काफ़ी जनसंख्या है, तो यहाँ काफ़ी ऐसे मामले आते हैं जहाँ की जो गांव में हाथी हमला करते हैं धान के लिए, हड़िया के लिए, स्थानीय जो पेय पदार्थ है उसके लिए। और इसके चलते जो है वन विभाग को समन्वय का कार्य करना पड़ता है, प्रशासन को इसमें समन्वय स्थापित करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इसके जो मुख्य मार्ग है रांची चाईबासा, उसमें यदि हाथी अगर किसी व्यक्ति को कुचल दे तो दिन भर जो है रोड जाम भी रहता है।
तो एक प्रकार से एक बृहत आपदा का रूप ले लेता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सारण नक्षत्र सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान में प्रथम बार आपदा मित्र एवं स्थानीय आपदा प्राधिकरण का निर्माण किया गया? तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा सरायकेला, तीसरा चाईबासा, चौथा कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा कोई नहीं, क्योंकि इस प्रकार की संकल्पना जिससे उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक आपदा मित्र को जो स्थापित किया गया स्थानीय स्तर पर आपदा प्राधिकरण है, लेकिन झारखंड में अभी कुछ ही दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा जो है इस पर बात की गई थी कि यहाँ भी आपदा मित्र का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को जो है काफ़ी आसानी हो इससे निपटने के लिए। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 तक झारखंड में कोरोना से कुल कितनी मौतें हुई? तो पहला 1000, दूसरा 2000, तीसरा 3000, चौथा 4000। तो इसका जो सही उत्तर है पहला 1000 है, क्योंकि एग्जैक्ट जो आज तक जो इसका फरवरी का डाटा है 1084 लोग मर चुके हैं, 1,20,000 करीब लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, 1,17,000 ठीक हुए। तो चूँकि यहाँ जो फैटेलिटी रेट है जो 0.9% है, कम है, और काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। तो जो यहाँ पहला जो झारखंड में मामला था वो 31 मार्च 2020 का था, जब रांची में एक मलेशियाई जो युवती है उसमें ये पॉजिटिव इसके कोरोना के मामले जो है मिले थे, और इसमें देखा गया कि यहाँ से वृद्धि इसकी होती गई। जून 2020 में जो मौतें थी वो पीक पे थी, वो समय लॉकडाउन का भी जो है समय था, और सबसे अधिक जो मामले हैं वो देखा जाए पूरे झारखंड में तो सर्वाधिक मामले रांची में आए, और जो मौत थी सबसे अधिक मौत जो है पूर्वी सिंहभूम में अब तक, यानी 350 मौत, उसके बाद रांची है 250, लेकिन मामलों के मामले में रांची सर्वाधिक है, यानी करीब 35 से 40 हज़ार मामले रांची के अंतर्गत है। तो इन बातों को, इन बारीकियों को थोड़ा जानना जरूरी है। और जो पहला कोविड जो स्वाब टेस्ट सेंटर है वो चाईबासा में था, वहाँ जो वी बोट सिस्टम यानी जो वी बोट यानी रोबोट के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से टेस्ट और मरीजों से संपर्क का एक प्रकार से अभियंत्रण बनाया गया। ये भी भारत में काफ़ी चर्चा में रहा कि भारत में पहला था इस प्रकार। तो इस प्रकार जो कोविड डैशबोर्ड है राज्य का, उसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। उसके समांतर जो भारत का जो कोविड डैशबोर्ड है उसे भी हमें समझना है, क्योंकि कोरोना जो है एक प्रकार से आपदा का रूप है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन सब फैक्ट्स को आप थोड़ा समझें, जो कि आपके बाद के दिनों में मेंस में भी काम आएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी द्वारा यदि बाढ़ की आशंका होगी तो किन जिलों को अलर्ट करना जरूरी नहीं होगा? तो पहला सरायकेला खरसवां, दूसरा रांची, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, चौथा सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर है चौथा सिमडेगा, क्योंकि यहाँ आपको ये पूछा जा रहा है एक तरीके से कि स्वर्णरेखा नदी का जो बहाव है कौन कौन से शहरों पर है, उसका मैपिंग क्या है। तो अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो उसकी बाढ़ विभीषिका का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। तो इस प्रकार एक प्रकार से जो रिस्क मैपिंग है, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो या फायर रिस्क मैपिंग हो, वो मन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके लाइन को आप नहीं समझेंगे तो आप अलर्ट भी नहीं जारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्चुअली कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से कहाँ बहती है झारखंड में, किधर बहाव है, तो उसकी विभीषिका का आकलन भी आप उसी प्रकार करते हैं। तो इस संदर्भ में आप अलर्ट जारी कर सकते हैं। यहाँ बात अगर स्वर्णरेखा की है तो आप उसके पूरे जिलों को जाने, अगर दामोदर की है या उत्तरी कोयल की, तो सभी नदियाँ बरसात के मौसम में बाढ़ की विभीषिका में होती हैं। तो इसका आकलन एक प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जिले में वन से संबंधित आपदा की संभावना कम है? फिर ये एक प्रकार से घुमावदार प्रश्न है। तो पहला जामताड़ा, दूसरा लतेहार, तीसरा पश्चिम सिंहभूम, चौथा चतरा। तो इसका जो सही उत्तर है पहला जामताड़ा, क्योंकि जामताड़ा में वन का प्रतिशत 5% है, लतेहार में 56 है सबसे सर्वाधिक, फिर चतरा में 47, पश्चिमी सिंहभूम में 46%। तो ऐसे में जहाँ अगर वन की
का क्षेत्र कम होगा तो उसकी संभावना भी काफ़ी कम होगी। यानी वन से संबंधित जो फायर, जो वनाग्नि की समस्या है या फ्लड से उससे जो उत्पन्न, जो वन से उत्पन्न जो समस्या होती है, तो उसमें जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि जामताड़ा में जो है सबसे कम वन का प्रतिशत है। तो इसका पहला उत्तर सही है।